सर। आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। और वेरी स्मार्ट पर्सनालिटी, लेकिन आप कुकिंग में कैसे इंटरेस्टेड हो गए? चूल्हा चौके में आपकी इंटरेस्ट कैसे हो गई, ये बताइए। सर कुकिंग एज अ हॉबी मैंने 6-7 महीने पहले स्टार्ट हुई थी, जब मैंने जिमिंग को स्टार्ट किया था वेट लॉस के लिए। तो जो कन्वेंशनल फूड है हमारा सर, वो कार्बोहाइड्रेट्स रिच होता है, तो थोड़ा बहुत परहेज करने के लिए बाहर का खाना नहीं खाओ, इसलिए कुकिंग मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये हॉबी में भी बदल गई। उसके बाद किस तरह की कुकिंग आप करने लगे? इंडियन कुसाइन, वेस्टर्न कुसाइन, बिहारी सर कुसाइन? कॉन्टिनेंटल भी, बिहारी भी, कॉन्टिनेंटल भी कर रहे? और यस सर, ओरिएंटल भी। हाँ, तो गुड, ये योर वाइफ विल बी क्वाइट हैप्पी, है ना? सो नाउ लेट मी इसका हेल्थ एस्पेक्ट बताओ। आप जो मान लो किस टाइप का फूड अभी पसंद करते हो सबसे ज्यादा बनाना? रोस्टेड फूड मोस्टली सर। ओके, नाउ क्या है उसका हेल्थ इफेक्ट? रोस्टेड फूड इज इट गुड, और वो अंदर काफी आप उसमें तेल वेल डालकर रोस्ट करते हैं? हाउ डू यू रोस्ट इट? सर सेमी रोस्टेड विथ लिटिल ऑलिव ऑयल। हाँ हाँ। सो ये गुड है हेल्थ के लिए, क्योंकि डीप फ्राइड नहीं होता है इसमें सर। और कैन यू सजेस्ट सम चीप ऑयल विद गुड ऑयल? वो ऑलिव ऑयल तो भाई काफी महंगा होता है। yes sir, definitely, but then see the value of the what is called the फैट या सैचुरेटेड फैट्स, yes sir, क्या अलग अलग ऑयल में अलग है कि एक ही है? वो केवल फैशन के लिए लोग महंगा और सस्ता खरीदते हैं, ये बताओ। ऑलिव ऑयल में सर जो ट्रांस फैट्स की मात्रा होती है वो कम होती है विज़ अदर जो ऑयल्स होते हैं। कंपेयर ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, आई थिंक बोथ आर ऑफ द सेम वैल्यू। क्या है आपका व्यू है? सर बोथ आर ऑफ द सेम वैल्यू, बट एक डिफरेंस वहाँ पे आता है, जब हम रीयूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल को, तो उसमें जो ट्रांस फैट का कंटेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बट सेम इज नॉट द केस विद ऑलिव ऑयल। सो यू आर आल्सो केमिकल एंड पॉलिटिकल इंजीनियर। आजकल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बड़ा फैशन में, यू सी लाइक योर फूड कुकिंग हैज बिकम अ फैशन, सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज आल्सो वेरी फैशनेबल। मेरा महत्व है कि इसकी कोई खास जरूरत अभी नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्स्पिरेसी है भारत के इन्वायरमेंटल वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक देने का। हाउ डू यू फील? सर एक अभी डिबेट चल रहा है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का, तो जो पर्टिकुलरली जो कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया या अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो अभी डेवलपिंग फेज में है, तो उन्हें एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है एनवायरनमेंट के साथ, क्योंकि हम उस लेवल पे डेवलप नहीं जिस लेवल पे डेवलप कंट्रीज़ हैं। उन्होंने, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो जो मेजर चंक है रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स इन एनवायरनमेंट, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास लाई करता है, बट देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हमारे ऊपर इसका बर्डन डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट देन इंडिया जो लीडरशिप पोजीशन में अभी जैसे COP28 भी हुआ था, उसमें भी हमने सेल्फ इनिशिएटिव लिया था बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, कि हम पंच प्राण लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट उन्होंने स्टार्ट किया, तो इस सब के थ्रू हम एक लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं फिर भी वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। तो सर अच्छा, टेल मी लेट, व्हाट इज ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है ये बताओ? ग्रीन हाउस इफेक्ट सर, हमारे जो वायुमंडल है उसमें कुछ गैसेस हैं जो सनरेज को धरती पे आने तो देते हैं, बट उन्हें जो लॉन्ग रेडिएशन होती है उनको ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ है उसकी हीटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गुड और बैड? सर ग्रीन हाउस एक्चुअली इट्स अ गुड इफेक्ट, बट टू सर्टेन एक्सटेंट, but only in limited because if there is no greenhouse effect, the whole earth will be frozen. But then we have passed as per IPCC reports, we have to contain the temperature rise till 1.5 degrees Celsius pre-industrial age. So we are come not to IPCC, you have to later अभी दो। ये ग्रीन शब्द क्यों इन्वायरमेंटल वालों के लिए बहुत फैशनेबल है? ऐसे सुना है ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब क्या ग्रीन कैसे हो सकता है ना? हाउ डू से ग्रीन एनर्जी, व्हाट डू, एंड इवन नाउ वी हैव हर्ड ग्रीन फाइनेंस, yes है sir. ना? ये ग्रीन पहले तो बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन कैसे, कलर कैसे हो जाएगा हाइड्रोजन, आप बताओ हमें। सर बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हाइड्रोजन का, तो वो उसमें हम कन्वेंशनल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं और जो रिन्यूएबल एनर्जी वो भी यूज़ करते हैं। जब हम उसमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं तो हमने एक टर्म ग्रीन हाइड्रोजन उसको दिया है। वो एक मानक होता है कि ये क्लीन एनर्जी से बना हुआ है। चलो नाउ लेट मी सी व्हाट इज ग्रीन फाइनेंस। काफी, अब ग्रीन फाइनेंस क्या है बताओ? ग्रीन इज द फ्लेवर ऑफ द डे। सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता ग्रीन फाइनेंस क्या है। नहीं, यू हैव नॉट गेट। ओके, नाउ आईपीसीसी रिपोर्ट की आपने बात की। Yes, sir. पहली बात, व्हाट इज दिस आईपीसीसी?
और इस रिपोर्ट में क्या सेलिएंट फीचर्स थे? सर आईपीसीसी एक पैनल है साइंटिस्ट का जो रिसर्च एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज और साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि यस क्लाइमेट चेंज इज़ ट्रू, इट्स हैपनिंग एंड मीन्स एंड वेज टू स्टॉप इट। सो एंड व्हाट वाज इट रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में सर डिफरेंट रिपोर्ट्स इन्होंने दिए थे, उसमें ओशन जो आइस कैप्स हैं हमारे सर उसके मेल्टिंग को लेकर के था, फिर ग्लोबल टेम्परेचर राइज कितना हुआ है उससे रिलेटेड रिपोर्ट थी कि हमने 1 डिग्री सेल्सियस का टारगेट अभी ब्रीच कर दिया है और अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो 1.5 डिग्री भी जल्दी क्रॉस हो जाएगा। ठीक ठीक है है। अविनाश, यस सर। ग्रेजुएशन कब किए? सर 2016 में मैंने ग्रेजुएशन किया। 2016 के बाद से क्या कर रहे हैं? सर 2016 के बाद मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा रहा 2 सालों के लिए। वहाँ पे मेरी इनिशियल ट्रेनिंग वहाँ बॉम्बे में हुई थी, प्रोडक्ट एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, और फिर पेट्रोकेमिकल डिवीजन में मैंने 1.5 साल काम किया कानपुर में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद सर पब्लिक सर्विसेज, फिर मैंने जॉब क्विट की और पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। ये कई प्रकार का आपका ये देखने को मिलता है, केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं? सर पब्लिक सर्विसेज के लिए मेरा झुकाव हमेशा से था और मैंने टेक्निकल डिग्री ली क्योंकि मुझे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए थी। तो एक बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव डन दैट, तो मैंने क्विट किया, फिर आई गॉट इनटू द प्रिपरेशन ऑफ द जॉब। अब ये बताइए कि हिस्ट्री आपने लिया है, सर अपने सब्जेक्ट को छोड़ करके आप। यस सर। सर हिस्ट्री का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि पब्लिक सर्विसेज जो है सर ये एक जनरलिस्ट जॉब रोल है और इसमें मुझे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना था। तो हिस्ट्री मुझे लगा सर कि ये किसी न किसी तरह से हर सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें सोर्सेज की कमी नहीं है। थोड़ा सा लंबा है बट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे हमेशा से लगता था ये, इसलिए मैंने सर हिस्ट्री का अच्छा, चुनाव किया। तीन जगह से आपने, जो आप जहाँ पहले थे उन जगहों को आपने छोड़ा है। ये सर। पहले आप रिलायंस में काम करते तो उसको आपने छोड़ दिया एग्जाम के लिए। आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपने उस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आपने इसको छोड़ दिया। सर आपने सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया, यस सर। तो इस चीज को क्या नाम दें? इसके सर बाद डायनेमिज्म सर कह सकते हैं इसे। मुझे नए चैलेंजेस पिक करना बहुत अच्छा लगता है। एस्केपिस्ट नेचर का व्यक्ति लगता है ऐसा, जो अपने कैरियर को लेके, कैरियर प्रेफरेंसेस को लेकर करके वो श्योर नहीं है। आपको क्या लगता है, कैसे आप बताएंगे इस चीज़? नहीं सर, मैं करियर चॉइसेस को लेकर के हमेशा से श्योर था और इंजीनियरिंग मैंने की जॉब सिक्योरिटी के लिए। एक बार जॉब किया, फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जॉब छोड़ करके पब्लिक सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सर शुरू से ये पता था कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और इस पे हम पेरेंट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। कभी कभी 3-4 साल 5 साल भी लग सकता है इसके प्रिपरेशन में। तो इसीलिए मैंने सर स्ट्रैटेजी के तहत इंजीनियरिंग करी, फिर जॉब किया, उसके बाद अच्छा, सर। आपका हिस्ट्री है। यस सर। आप मुझे ये बताइए कि इजराइल में जो अभी वॉर हो रहा है, वो बेसिकली ऊपर से तो देखने में लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच एक वॉर है, लेकिन बेसिकली ये दो सिविलाइजेशन की लड़ाई है। एक तरफ क्रिश्चियन है और दूसरी तरफ इस्लाम है, और दोनों अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग हैं और ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये वास्तव में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है या कुछ और है? सर इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। जैसे कि इस प्रॉब्लम की शुरुआत जो मैं समझ पाता हूँ सर, ये 1917 से स्टार्ट हुई थी। बालाफोर डिक्लेरेशन, जब ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था ज्यूज़ को एक होमलैंड। इससे पहले भी जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इजराइल है वहाँ ज्यूज़ रहा करते थे, बट जब 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होता है, अरब इन्वेजन होता है, तो वो एरिया अरब्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। और 1970 में जब प्रॉमिस हुआ तो उसके बाद ज्यूज़ का इन्फ्लक्स उस एरिया में बढ़ने लगा। फिर हमें पता है सर 1940s में हॉलोकास्ट होता है। उस हॉलोकास्ट के बाद इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 1948 में इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। इजराइल को सपोर्ट था ब्रिटेन का, यूएसए का। तो प्राइमा फेशिया तो देखने में लग रहा है कि ये सर सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बट वास्तविकता ये है कि ये रिसोर्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इकोनॉमिक पैरामीटर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जोग्राफिक पैरामीटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
विद सिविलाइजेशन, जो मैं पर्सनल लेवल पे समझ पा रहा हूँ सर। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, अभी धीरे धीरे वो प्रोमिनेंट होता जा रहा है, कि बेसिकली इंडिया G20 में जो एग्रीमेंट हुआ था यूरोप से जोड़ने का मिडिल ईस्ट को, और एक कॉरिडोर बनाने की जो बात हो रही थी, ये उसको डिस्टर्ब करने का एक तरीका है ताकि ये चीज़ क्रिएट ना हो। आपका क्या सोचना है? सर, ये इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप कॉरिडोर जो था, ये डेफिनेटली इसराइल से हाफिया पोर्ट से पास होना था इसको। तो बट जो मैं सोच पा रहा हूँ सर, कि ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अभी सिचुएशन जो है इसराइल और सऊदी अरबिया के बीच डील साइन होना था, जिसके बाद जो पैलेस्टीनियन है उसकी जो वॉइस है थोड़ी सी वीक पड़ जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ये डील कंप्लीट नहीं हो पाया, इसकी वजह से हमास ने ये अटैक्स किए इसराइल के ऊपर। और चलिए, ये बताइए कि नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में जानते हैं? नॉन अलाइन, यस सर। क्या इसका कोई अभी रेलिवेंस है? नॉन अलाइन मूवमेंट सर, नॉन अलाइन एज अ मूवमेंट सर अभी रेलिवेंट तो नहीं है, बट इसके आइडियाज़ हम पहले भी रेलिवेंट थे और अभी भी रेलिवेंट है, जिसमें हम एक दूसरे के बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, म्यूचुअली को एग्जिस्ट करने की बात करते हैं, और जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वो हमेशा सॉलिडारिटी में रहे, क्योंकि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो थोड़ी उनके इंटेंशंस थोड़े सेल्फिश होते हैं हमेशा ग्लोबल साउथ को लेकर के। अच्छा, मुझे आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट NCM और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस दोनों के पद्धति में क्या बेसिक डिफरेंस है मेथड में, वो बता दीजिए। सर, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज़ किया, बाइकट यूज़ किया, स्वदेशी यूज़ किया। बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वहाँ पे हमने लॉज ब्रेक किए और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी यूज़ किया। जैसे सॉल्ट लॉ ब्रेक करके गांधी जी ने इसको इनिशिएट किया। ये चीज़ हमें नॉन कॉपरेशन देखने को नहीं मिला था, उन्होंने लॉज वायलेट नहीं किए थे, बस बाइकट्स किए थे ब्रिटिश गुड्स और प्योर क्लोथ्स को, और दोनों के गोल भी अलग अलग थे। अविनाश, Yes, sir. केमिकल का इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं इंडस्ट्री में? हाँ, ये सर, जो सबसे रिसेंटली अभी मैं सोच पा रहा हूँ सर, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। प्लस अभी जब कोविड हुआ था तो प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी, बिकॉज ऑफ मासेस PPE किट्स, इनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो रहा था। जो मेडिकल वेस्ट है वो भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल मीनास है, और जो हमारे पास बैकएंड कोई चैनल नहीं है प्रॉपर वेस्ट सेग्रीगेशन और मैनेजमेंट का, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अभी सबसे एग्रेसिव मेजर जो गवर्नमेंट ने लिया था वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करके लिया था। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन होता है वो सिर्फ रोड पे ठेला वाले का होता है, जो इंडस्ट्री वाले कुरकुरे का लोग का होता है, बिस्किट वाले का, इसका नहीं होता। ऐसा क्या रीजन है? क्या उनके प्लास्टिक्स अच्छे होते हैं? सर, एक्चुअली सर, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो थैले वाले यूज़ करते हैं, जिसे झबला बैग हम कहते हैं, वो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर थिकनेस। वही प्लास्टिक अगर हम उसकी थिकनेस को बढ़ा दें तो वो फिर रिसाइकलेबल हो जाएंगे। और एक चीज़ ये है सर कि ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किए गए झबला बैग्स जो हैं, वो इसलिए कि इनकी थिकनेस बढ़ा करके मार्केट में दी जाए कि जब ये डिस्कार्ड किए जाएंगे तो ये वापस रिसाइकल हो सके। बट जब हम सर ये 3 प्लाई या 5 प्लाई जो कुरकुरे लेज के पैकेट्स होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, तो टेक्निकली फीजिबल नहीं होता सर इनको रिसाइकल कर पाना। बट क्योंकि FMCG सेक्टर इतनी आगे बढ़ चुकी है तो बिना ऑल्टरनेट के उसको हम बैन नहीं कर सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम में सर। नायलॉन का मोनोमर कौन है? कैप्रोलेक्टम सर मोनोमर है नायलॉन का। श्योर? नॉट श्योर सर। ओके। और हम लोग ये जो जैकेट यूज करते हैं, फायर प्रूफ जैकेट, ठीक है, इसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं फाइबर? पार्डन सर, व्हाट जैकेट? फायर प्रूफ जैकेट। फायर प्रूफ जैकेट्स। यस। एक जो मटेरियल सर मैं अभी सोच पा रहा हूँ, एस्बेस्टस एक मटेरियल होता है जो फायर प्रूफ कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवलर नाम सुने? केवलर, यस सर, दैट इज बुलेट प्रूफ जैकेट्स। बुलेट प्रूफ जैकेट, Yes, ठीक है। हम लोग बुना N और बुना S रबर हम लोग जानते हैं, यस। ठीक है। बबलगम में कौन सा यूज होता है? पार्डन सर, ये नहीं पता है मुझे। फर्टिलाइजर्स,
कहाँ तक सॉइल के लिए सही है? फर्टिलाइजर सर सॉइल्स के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव मेजर होता है उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, अगर राइट प्रोपोर्शंस में यूज़ किया जाए। जैसे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये अगर 4:2:1 के रेशियो में यूज़ किया जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हाँ तो सर बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, सॉइल इनफर्टाइल हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करोगे? कम करने के लिए सर अब जैसे सर अगर सॉइल एसिडिक हो गया तो हम उसमें जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसको यूज़ करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं हम। तो ये है क्या? आ, किस टाइप का केमिकल से ये? एसिड को कम करने के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट को? ये सर सॉइल में हम डाल सकते हैं, लाइम की तरह इफेक्ट करता है। इससे होगा क्या? इससे सर एसिडिटी कम हो जाएगी सॉइल की। मतलब आपकी ये बेस है? हाँ यस। ठीक है। दरभंगा आपका होम टाउन है? नहीं सर, होम टाउन मेरा मधुबनी है। स्कूलिंग मैंने दरभंगा से की थी। मधुबनी की पेंटिंग जानते हो? ये सर मधुबनी की पेंटिंग का शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसा कि सर प्रचलित धारणा है मधुबनी में कि जब सीता जी का विवाह हुआ था तो राजा जनक ने जो महिलाएं थी मिथिला की, उन्हें कहा था कि हर घर के आगे मतलब सजाया जाए हर घर की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से। ठीक, ठीक है सर। ठीक है अविनाश, आपका इंटरव्यू ओवर हुआ, आप जा सकते हैं।